हेलो बच्चों, मैं आपकी सोशल साइंस की एजुकेटर निहारिका। और जैसे कि हम प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड पढ़ रहे थे, दिस इज द पार्ट 2। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा जाके पार्ट 1 देखिए, एंड दिस इज पार्ट 2। और इस पार्ट में हम पूरा चैप्टर फिनिश कर लेंगे। बहुत इजी पीजी चैप्टर है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा चैप्टर है ये। तो इस चैप्टर को हम इस पार्ट में फिनिश कर लेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट टू द चैप्टर एंड लेट्स फिनिश द चैप्टर। ओके, तो भाई अब हम बात करेंगे द रीडिंग मेनिया के बारे में, ठीक है। Churches of different denominations set up schools in villages carrying literacy to peasants and artisans। तो चर्च थे वो क्या कर रहे थे, वो ताकि पीजेंट्स हैं, जो आर्टिस्ट लोग हैं, इन तक भी लिटरेसी पहुंच सके, तो वो स्कूल सेटअप कर रहे थे, ठीक है। इन सम पार्ट्स ऑफ यूरोप लिटरेसी रेट वर इवन हाई एज 60 to 80%। तो जो हमारा यूरोप था ना, हमारा क्या, ब्रिटिशर्स का और जर्मन्स का और इटालियंस का, मतलब जो यूरोप था, कुछ पार्ट्स ऑफ यूरोप में लिटरेसी जो है इतनी अच्छी थी, लिटरेसी रेट इवन 60 to 80% मतलब थी, तो अच्छी खासी हाई लिटरेसी रेट थी। इन इंग्लैंड पेनी चैप बुक्स वर कैरीड बाय पेटी पैडलर्स नोन एज चैपमैन। इंग्लैंड में चैप बुक्स जो हैं वो देखी जाती थी, लोग बाग उसको कैरी कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम चैपमैन्स, जो पेडलर्स थे, जो चलते फिरते जो लोग थे छोटे छोटे, ठीक है, वो चैपमैन, उनको चैपमैन कहते थे। ये बुक्स कैरी करते थे, ठीक है, छोटी छोटी पेनी चैप बुक्स कहते थे इनको, ठीक है। फ्रांस में बिलियोथिक ब्लू थे, ये भी काइंड ऑफ एक बुक थी, ठीक है। ये लो प्राइस स्मॉल बुक्स, छोटी छोटी बुक्स रहती थी, जो कि पुअर क्वालिटी ऑफ पेपर पे प्रिंट हुआ करती थी, और ये चीप ब्लू कवर्स से कवर रहती थी, ठीक है। ब्लू कवर का कवर होता था इनको, और उनका नाम था ये क्या, बिलियोथिक ब्लू। ओके, तो ये भी लोगों के हाथों में देखने को मिलती थी भाई, वेरी फेमस, ठीक है। न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स carried information about wars and trade as well as news of developments in other places। न्यूज़पेपर्स निकाले जा रहे थे, जर्नल्स जो है निकाली जा रही थी, जिनकी मदद से जो वॉर चल रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन लोगों को पता रहे, ठीक है। ट्रेड के बारे में पता रहता था, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं नई नई, जो इनोवेशंस हो रही हैं नई नई, उनके बारे में लोग अपडेटेड रहें। तो ये सब बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कॉमन सा होता जा रहा था, ठीक है। लोग रीडिंग की तरफ बहुत झुक रहे थे, बहुत लगाव हो रहा था उनका, ठीक है। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ प्रिंट कल्चर इन ब्रिंगिंग अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अभी हमने पिछले पार्ट में देखा था कुछ जो बहुत एनलाइटेड थिंकर्स थे, उनकी मदद से, उनके आइडियाज की मदद से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है। तो प्रिंट कल्चर की मदद से जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ वो देखेंगे हम। प्रिंट पॉपुलराइज द आइडियाज ऑफ एनलाइटेड थिंकर्स। जो थिंकर्स थे, प्रिंट की मदद से उन थिंकर्स ने अपने आइडियाज को उतार दिया बुक्स में, और उन बुक्स को लोगों ने पढ़ा, अलग अलग लोगों ने, अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी ने पढ़ा, और वो क्या हो गए, वो रिफॉर्मर्स बन गए, वो रिवॉल्यूशनरी बन गए। वो सोचने लगे कि भाई हमको बिल्कुल रिफॉर्म लेके आना है, और हम एकदम कहते हैं ना रिवॉल्ट कर देंगे, रिवॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है। तो प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट। तो लोग अलग अलग डायलॉग मतलब डिबेट कर रहे थे, ठीक है। तो जैसे प्रिंट क्या हो रहा था, जैसे एक बुक आ रही है, ठीक है, एक बुक आ रही है, तो एक थिंकर ने उस बुक में कुछ लिखा है, अपना आइडिया दिया है, ठीक है। तो अब वो आइडिया को कोई एक इंसान पढ़ेगा, तो मैं हूं, तो मैं उस आइडिया को किसी तरीके से ले रही हूँ, कोई और है तो उस आइडिया को किसी तरीके से ले रहा है। तो ऐसे डिबेट क्रिएट हो रहा था, लोग आपस में डिबेट कर रहे थे, डिबेट क्रिएट हो रहा था, ठीक है। तो क्या हो रहा था, प्रिंट कल्चर की मदद से लोग बाग डिबेट करने लगे थे, डिस्कशंस करने लगे थे। Okay, by the 1780 there was an outpouring of literature that mocked the royalty and criticized their morality। 1780 में इतना लिटरेचर आ गया था, इतनी बुक्स आ गई थी, जो कि जो रॉयल्टी, जो रॉयल लोग रहते थे ना, जो रॉयल किंग्स और ये, तो इनको मॉक कर रहे थे, मतलब उनकी कहते ना, उनकी रियलिटी शो कर रहे थे कि ये लोग कितना कितना अनइक्वल हैं, कितना इनइक्वालिटी यहाँ पे शो करते हैं, मतलब इनइक्वालिटी दिखाते हैं। तो ये सब जो लिटरेचर है वो इनको कहते ना एक आपको वो दिखा देते, एकदम साफ तस्वीर दिखा देते, तो वो साफ तस्वीर इनको लोगों को दिखा रहे थे, ये हो रहा था, ठीक है। अब डिनोमिनेशन क्या होता है, ग्रुप विद इन अ रिलीजन, ठीक है। एक रिलीजन के अंदर भी जो सब ग्रुप होता है उसको हम डिनोमिनेशंस कहते हैं। एल्मेनाक क्या होता है, एनुअल पब्लिकेशन गिवन एस्ट्रोनॉमिकल डाटा इंफॉर्मेशन अबाउट, मतलब एक ऐसी काइंड ऑफ बुक
जो एनुअली आती है, जिसमें एस्ट्रोनॉमिकल डाटा होता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द मूवमेंट्स ऑफ सन एंड मून, इसकी इंफॉर्मेशन होती है, फुल टाइड्स और एक्लिप्सिस वगैरह की जो टाइमिंग होती है वो लिखी रहती है, ठीक है, एंड मच एल्स दैट वाज ऑफ इंपॉर्टेंस इन द एवरीडे, मतलब एवरीडे लाइफ ऑफ पीपल के लिए जो इंपॉर्टेंट है, काइंड ऑफ कैलेंडर समझ लो, है ना। हमारे कैलेंडर में भी लिखा रहता है कि भाई सूर्य ग्रहण कब होने वाला है, चंद्र ग्रहण कब होने वाला है, तो ये वही था, ठीक है। एल्मेनाक जो है आता था, तो ये भी पब्लिश किया जाता था, ये भी बिकता था भाई, ठीक है। चैप बुक, अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था, चैप बुक क्या है, देख रहे हो आप ये, ठीक है। तो पॉकेट साइज बुक हुआ करती हैं, जो कि जो लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं ना, ट्रैवल कर रहे हैं, या जो चलते फिरते पेडलर्स हैं, वो इनको यूज करते थे, उनको पढ़ते थे, उनको चैपमैन कहते थे, ठीक है। ये पॉपुलर हुई थी फ्रॉम टाइम ऑफ द 16th सेंचुरी प्रिंट रेवोल्यूशन अब्लिशे, ठीक है। तो भाई 16th सेंचुरी प्रिंट रेवोल्यूशन में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। डेस्पोटिज्म क्या है? अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच एब्सोल्यूट पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय एन इंडिविजुअल, ठीक है। गवर्नेंस का सिस्टम जिसमें एक एब्सोल्यूट पावर एक्सरसाइज की जाती है, एक कोई इंडिविजुअल है उसके पास एक एब्सोल्यूट पावर होती है, ठीक है, एंड अनरेगुलेटेड बाय लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेक्स, और रेगुलेटेड नहीं रहती है, वो रेगुलेटेड नहीं रहती, एब्सोल्यूट पावर, कुछ भी लाइक उसका गलत यूज भी कर सकता है, ठीक है। ये हो गया, ओके। नाउ वी आर गोना स्टडी अबाउट चिल्ड्रन, विमेन एंड व्हाट, वर्कर्स। A children press devoted to literature for children alone was set up in France in 1857. फ्रांस में 1857 में एक ऐसी प्रेस लगाई गई जो टोटली चिल्ड्रन के लिए बुक्स बनाएगा, ठीक है, सिर्फ चिल्ड्रन को डिवोट करेगा, सिर्फ चिल्ड्रन के लिए जो है प्रिंट करेगा, ठीक है। द ग्रिम ब्रदर्स इन जर्मनी स्पेंट मेनी इयर्स कंपाइलिंग ट्रेडिशनल फोक टेल्स गैदर्ड फ्रॉम पीजेंट्स। तो एक ग्रिम ब्रदर्स थे जर्मनी में, उन्होंने बहुत अपना टाइम, अपने साल इन्वेस्ट किए, और जो पीजेंट्स थे, क्योंकि जो फोक के बारे में जिसको पता है, वो विलेजर्स में जो पीजेंट्स हैं उनको पता होता है, तो उन पीजेंट्स से उन लोगों ने उन फोक लोर्स को, फोक टेल्स को कलेक्ट किया था, और वो दे वर ट्राइंग कि वो ट्रेडिशनल जो फोक टेल्स हैं इनको प्रिंट करें, इनको लोगों के बीच में फैलाएं। Lending libraries had been in existence from the 17th century onwards. Libraries का concept भी आने लगा था, ठीक है। 19th century lending libraries in England became instrument for educating white collar workers, artisans and lower middle class people. और 19th century में हम देखते हैं जो libraries हैं, they became the hub, जहाँ पे जो middle class people हैं, workers हैं, ये जाके यहाँ पे खुद को educate कर सकते हैं, तो ये भी देखने को मिल रहा था, ठीक है। और जो इनोवेशंस हुए ये देखते हैं। बाय द लेट 18th सेंचुरी द प्रेस केम टू बी मेड आउट ऑफ मेटल, ठीक है। लेट 18th सेंचुरी में जो प्रेस है वो मेटल से बनी हुई बाहर निकल के आई, ठीक है, मतलब मेटल की आ गई थी प्रेस। And through the 19th century, there were a series of further innovations in printing technology. तो 18th century, late 18th century में मेटल की आ गई थी, और 19th century में हमें और भी innovations देखने को मिले प्रिंट टेक्नोलॉजी में। Mid 19th century में रिचर्ड एम हो of New York had perfected the power driven cylindrical press. इन्होंने भाई एक पावर ड्रिवन, जो पावर से चलती थी भाई, सिलेंड्रिकल प्रेस, इन्होंने इसको परफेक्ट कर लिया था, ठीक है, मतलब एकदम परफेक्ट हो गए थे इसमें। और ये 8000 शीट्स पर आवर प्रिंट करने के केपेबल थी, मतलब 8000 शीट्स पर आवर वो प्रिंट कर सकती थी। इन द 1920s इन इंग्लैंड पॉपुलर वर्क्स वर सोल्ड इन चीप सीरीज कॉल्ड द शिलिंग सीरीज, ठीक है। 1920s में इंग्लैंड में बहुत, मतलब जो छोटी छोटी चीप सीरीज इनको भी बेचा जाता था, जिनको शिलिंग सीरीज कहते थे, ये भी बहुत फेमस हो रही थी इंग्लैंड में, ठीक है। विद द ऑनसेट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन इन द 1930s, publishers feared a decline in book purchases. To sustain buying, they brought out cheap paperback editions. अब ग्रेट डिप्रेशन जब आ गया था 1930s में, तो पब्लिशर्स को लगा कि भाई बुक लोग अब ज्यादा नहीं खरीदेंगे, डिक्लाइन आ जाएगा, तो वो पेपर बैक एडिशंस लेके आए बुक्स के। क्या पेपर बैक एडिशंस वो बुक्स के लेके आए जो चीप होते थे और लोग उनको इजीली खरीद भी सके, ठीक है। अब हम देखेंगे भाई इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। तो इंडिया हैड अ वेरी रिच एंड ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट। इंडिया में बहुत पुराना
ट्रेडिशन चला आ रहा है हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स का, हाथ से लिखी हुई मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ठीक है। संस्कृत में होती थी, अरबिक में होती थी, पर्शियन में होती थी, ठीक है। अलग अलग लैंग्वेजेस में ये बुक्स होती थी, मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी। मैन्यूस्क्रिप्ट्स किन पे लिखी जाती थी? पाम लीव्स पे लिखी जाती थी या फिर हैंडमेड पेपर पे कॉपी की जाती थी, ठीक है। दे वुड बी ईदर प्रेस्ड बिटवीन वुडन कवर्स और सीwn टुगेदर टू इंश्योर प्रिजर्वेशन। तो जो वुडन कवर्स है उनके बीच में उनको दबा के रख दिया जाता था ताकि प्रिजर्व रहे, या फिर उनको सिल दिया जाता था ताकि वो प्रिजर्व रहे। तो ऐसा होता था भाई, ओके। Even though pre-colonial Bengal had developed an extensive network of village primary schools, students very often did not read text. मतलब जो प्री कॉलोनियल बंगाल, मतलब आप समझ लो जो कॉलोनियल के पहले का जो बंगाल था, स्कूल्स वहां पे आ गए थे, ठीक है। प्राइमरी स्कूल्स वहां पे आ गए थे स्टूडेंट्स के लिए, बट फिर भी स्टूडेंट्स उतनी बुक्स नहीं पढ़ते थे, रीड नहीं करते थे टेक्स्ट को, वो सिर्फ लिखते थे, ठीक है। दे ओनली लर्न टू राइट, सिर्फ लिखना उनको आता था, ठीक है। टीचर्स डिक्टेटेड पोर्शंस ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम मेमोरी एंड स्टूडेंट्स रोट देम डाउन। टीचर्स क्या करते थे? वो अपनी मेमोरी से वो डिक्टेट करते थे, टेक्स्ट को डिक्टेट करते थे, और उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको लिख लिया करते थे, ठीक है। मैनी ऑफ देम बिकेम लिटरेट विदाउट एवर एक्चुअली रीडिंग एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट। और बहुत सारे लोग ऐसे लिटरेट बन गए एक्चुअली, मतलब उन्होंने एक्चुअल में कोई टेक्स्ट पढ़ा ही नहीं, एक्चुअल में उन्होंने कोई किताब पढ़ी ही नहीं, और वो ऐसे ही लिटरेट हो गए, सिर्फ लिख के लिटरेट हो गए वो, ठीक है। अब प्रिंट कम्स टू इंडिया, प्रिंट इंडिया में आया। The printing press first came to Goa with Portuguese missionaries in the mid 16th century. तो सबसे पहले गोवा में आया, पोर्चुगीज जो गोवा में आए थे उनकी मदद से गोवा में हमारे यहाँ पे प्रिंट आया, ठीक है। By 1674 about 50 books had been printed in the Konkani and in Kannada language, ठीक है। 1674 तक 50 बुक्स प्रिंट की गई थी, ठीक है, कोंकणी और कन्नड़ा लैंग्वेज में। Catholic priest printed the first Tamil book in 1579 at Cochin। तो कैथोलिक प्रीस्ट जो थे उन्होंने पहली तमिल बुक प्रिंट की थी 1579 में कोचिन में, ठीक है। और 1713 में पहली मलयालम बुक प्रिंट की गई थी उनके द्वारा, ठीक है, ठीक है। कौन ने? कैथोलिक प्रीस्ट ने पहली मलयालम बुक भी प्रिंट की थी 1713 में, ओके। From 1780, James Augustus Hickey began to edit a weekly magazine, the Bengal Gazette। और 1780 से जेम्स ऑगस्टस हिकी थे, इन्होंने बंगाल गजेट को क्या एक वीकली मैगजीन ये एडिट करके निकालने लगे, ठीक है। गंगाधर भट्टाचार्य ने एक क्या बंगाल गजेट पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था। ये सब हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रिंट के बारे में, ठीक है। अब उलामा क्या होता है? लीगल स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम एंड द शारिया, अ बॉडी ऑफ इस्लामिक लॉ, ठीक है। लीगल स्कॉलर्स जो होते हैं इस्लाम के वो होते हैं उलामा, उनको उलामा कहते हैं। फतवा क्या होता है? अ लीगल प्रोनाउंसमेंट ऑन इस्लामिक लॉ यूजुअली गिवन बाय अ मुफ्ती, दैट इज अ लीगल स्कॉलर, टू क्लैरिफाई इश्यूज ऑन विच द लॉ इज अनसर्टेन। एक लीगल मतलब लिखा हुआ काइंड ऑफ प्रोनाउंसमेंट होता है जो इस्लामिक लॉ के ऊपर होता है, जो कि एक मुफ्ती जो एक लीगल स्कॉलर है वो देता है, तो जो भी इश्यूज चल रहे हैं उसको क्लैरिफाई करने के लिए, ठीक है। अब रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट्स ये देखेंगे हम। From the early 19th century, there were intense debates around religious issues. Religious issues को लेके बहुत ज्यादा debates चलते रहते थे, ठीक है। Different groups offered a variety of new interpretations of the beliefs of different religion। अलग अलग लोगों के भाई रिलीजन को लेके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस होते थे। जैसे राम मोहन रॉय पब्लिश द संवाद कौमुदी फ्रॉम 1821 एंड द ऑर्थोडॉक्सी कमीशन द समाचार चंद्रिका टू अपोज हिज ओपिनियन। तो राम मोहन रॉय थे, उन्होंने संवाद कौमुदी निकाली, ठीक है, और समाचार चंद्रिका उसको अपोज कर रही थी। तो लोग बाग अपने अपने कहते ना रिलीजन के ऊपर भी वो डिबेट कर रहे थे, क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, तो अलग अलग लोग अलग अलग अपना आइडिया देंगे, तो डिबेट ये चलता रहता था, ठीक है। From 1822, two Persian newspaper, जामे जहां नोमा एंड शमशुल अकबर वर पब्लिश्ड। तो भाई ये दो न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए जाने लगे, दैट वाज पर्शियन, ठीक है, पर्शियन पेपर थे ये, ओके। द देवबंद सेमिनरी founded in 1867 published thousands upon thousands of fatwas telling Muslim readers
how to conduct themselves in everyday lives in explaining the meaning of Islam doctrines. तो the देवबंद सेमिनारी जो जिसका फाउंड कब हुई थी, ये 1867 में, थाउजेंड्स बहुत सारे फतवा पब्लिश किए जो कि मुस्लिम रीडर को बता रहे थे कि उनको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एवरीडे लाइफ में कैसे रहना चाहिए, कैसे कंडक्ट करना चाहिए, और भाई मुस्लिम डॉक्ट्राइन्स का मीनिंग क्या है. द फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन ऑफ द रामचरितमानस, जो रामचरितमानस है तुलसीदास जी की, उसका जो पहला एडिशन वो आया था 16th, दैट इज अ 16th सेंचुरी टेक्स्ट का है ये, ठीक है, 16th सेंचुरी में लिखा गया था ये रामचरितमानस. ये पहला उसका जो प्रिंटेड एडिशन है वो 1810 में आया था फ्रॉम कैलकाटा, ठीक है, सो 1810 में आया था पहली बार. ओके, अब हम बात करेंगे विमेन एंड प्रिंट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ से. ओके, द स्टेटस ऑफ विमेन इंप्रूव्ड इन द इंडियन सोसाइटी, विमेन रीडिंग इंक्रीज्ड इन मिडिल क्लास होम्स. इंडियन सोसाइटी में जो विमेन का स्टेटस था वो बढ़ गया था, ठीक है, रीडिंग की मदद से, और मिडिल क्लास घर में विमेन की जो रीडिंग है वो बढ़ गई थी, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है विमेन जो है रीड कर रही थी. Liberal husbands and fathers began educating their women at home and sent them to schools when women's schools were set up. जब women के लिए स्कूल लाए गए तो जो अच्छे, मतलब जो खुली सोच के जो फादर हुआ करते थे, जो अच्छे खुली सोच के हस्बैंड्स हुआ करते थे, वो चाहते थे कि वो उनकी जो पत्नी है वो पढ़ी लिखी हो, उनकी जो बेटी है पढ़ी लिखी हो, तो वो उनको स्कूल भेज रहे थे, वो घर पे भी उनको पढ़ाते थे, ठीक है, तो उनको घर पे एजुकेट करते थे और इवन उनको स्कूल भी भेजते थे जब विमेन के स्कूल आने लगे. In 1876, राज सुंदरी देवी published her autobiography अमर जीवन. तो 1876 में राज सुंदरी देवी उन्होंने अपना अमर जीवन पब्लिश की थी, एक ऑटोबायोग्राफी थी इनकी, ठीक है. In the 1880s, ताराबाई शिंदे and पंडित रामबाई wrote with passionate anger about the miserable lives of upper caste Hindu women, especially widows. 1880s में ताराबाई शिंदे और पंडित रामबाई ने अपना, कहते ना, गुस्सा दिखाते हुए दिखाया कि जो अपर कास्ट की जो विमेन होती हैं, हिंदू विमेन होती हैं, उनकी एक्चुअल में कितनी मिजरेबल है, वो उनको बहुत बंदिशों में रहना पड़ता है, घूंघट करो, ये करो, वो करो, और स्पेशली जो विडो होती हैं उनकी उन्होंने क्या कंडीशन बताई है ना, मिजरेबल कंडीशन के बारे में जिक्र किया, बताया. Many journals began carrying writings by women and explained why women should be educated. बहुत सारे ऐसे journals आने लगे जिसमें ये बताया जाता था कि women को क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, क्यों women educated होनी चाहिए. They also carried a syllabus and attached suitable reading matter which could be used for home-based schooling. और उनमें मतलब थोड़ा बहुत मैटर भी रहता था कि अगर भाई कोई स्कूल नहीं जा पाया तो घर में ही उसको पढ़ के वो कुछ सीख सके, उनको कुछ शिक्षा मिल सके. राम चड्ढा पब्लिश द फास्ट सेलिंग स्त्री धर्म विचार टू टीच विमेन हाउ टू बी ओबीडियंट वाइफ्स. राम चड्ढा जो है उन्होंने पब्लिश किया, बहुत बिका, फास्ट सेलिंग, ये बहुत बिका. स्त्री धर्म विचार, ये एक रचना लेके आए थे भाई कि भाई कैसे ओबीडियंट वाइफ बनो, विमेन को सिखाने के लिए कैसे एक अच्छी पत्नी आपको बनना चाहिए, हाउ टू बी ओबीडियंट वाइफ. तो ऐसी भी किताबें आ रही थी और लोग इनको पढ़ रहे थे. प्रिंटेड बुक्स हेल्प्ड विमेन टू इमर्ज एज रेबल्स, ठीक है, जो जब विमेन ने ये जो किताबें पढ़ना स्टार्ट किया तो वो रेबल भी बन गई, वो आवाज उठाने लगी थी अगर कुछ उनके साथ गलत हो रहा था तो. Many women began writing and tried to highlight the poor condition of women. और जो विमेन की कंडीशन खराब थी उसको वो स्टार्ट कर दिया उन्होंने लिखना, उसको हाईलाइट करना कि विमेन की कंडीशन खराब है, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए, तो वो रिबेल बन के बाहर आ रही थी, ठीक है. अब इंडियन विमेन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा प्रिंट कल्चर का देखते हैं. तो प्रिंट enabled women to read in silence, discuss and debate among the like-minded person. विमेन भी अब पढ़ने लगी थी, वो भी अब चीजों को डिस्कस करने लगी थी, क्योंकि वो पढ़ती थी, विचार आते थे उनके मन में, तो दे यूज टू डिस्कस, है ना, वो उन चीज़ों को वो डिबेट्स करती थी, जो भी उनका पॉइंट ऑफ क्लैश है किसी से, जैसे लाइक माइंडेड पर्सन, मतलब जैसे मैं सोच रही हूँ ऐसे मेरे जैसे कोई और है जो सोचे, तो वी विल व्हेन डिस्कस, तो वी विल हैव अ लाइक माइंडेड पर्सन डिस्कशन, ठीक है. तो जैसा मेरी सोच है ऐसी सामने वाली मेरी फ्रेंड की सोच है, तो हम लाइक माइंडेड हो गए, ठीक है. तो विमेन भी जो है अब डिस्कशन
कर रही थी, डिबेट कर रही थी, ठीक है। women express themselves and shape their ideas, वो खुद को एक्सप्रेस करने लगी थी, अपने आइडियाज वो दे रही थी, ठीक है। women जो इट कनेक्ट्स women across caste, religion और class, और वो यहाँ पे हमें देखने को मिला वुमेन जो है, चाहे वो कोई भी कास्ट की, कोई भी रिलीजन की हो, वो आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर पा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम थी। मेनी वुमेन राइट्स देयर एक्सपीरियंसेस एंड स्टोरीज, और बहुत सारी वुमेन ने, जिनको पढ़ना लिखना आता था, उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस लिखे, अपनी स्टोरीज लिख के बताया, है ना। मेनी लिबरल हस्बैंड एंड फादर अलाउड देयर वाइफ एंड डॉटर्स टू स्टडी, और बहुत सारे जो खुली सोच के हस्बैंड्स और फादर्स हुआ करते थे, वो अपनी बेटियों को, अपनी वाइफ को बोलते थे कि चलो तुम पढ़ाई करो, तो उनको अलाउ कर रहे थे कि तुम पढ़ो, रीड करो, यू शुड बी वेल रेड पर्सन, राइट। ओके, अब हम बात करेंगे भाई प्रिंट एंड द पुअर पीपल। अभी हमने प्रिंट एंड द विमेन के बारे में बात किया, अब हम बात करेंगे प्रिंट एंड द पुअर पीपल। तो इन द 19th century वेरी चीप एंड स्मॉल बुक्स वर ब्रॉट टू मार्केट्स। 19th century आते आते बहुत चीप और छोटी छोटी बुक्स जो है मार्केट में अच्छी खासी अमाउंट में अवेलेबल होने लगी थी, ठीक है, कोई भी उसको अफोर्ड कर सकता है। चीप बुक्स वर बीइंग सोल्ड एट मद्रास सो दैट पुअर पीपल कैन ऑल्सो रीड, ठीक है। तो चीप बुक्स जो है वो मद्रास में बेची जाती थी, ठीक है, ताकि जो गरीब लोग हैं वो भी इनको खरीद सके, पुअर पीपल भी उनको पढ़ सके। लेंडिंग लाइब्रेरी वर सेटअप, लाइब्रेरीज बनाई गई थी, ठीक है। पेपर बैक एडिशंस लाए गए थे नॉवेल्स के, ठीक है, क्योंकि पेपर बैक एडिशंस सस्ते हुआ करते थे, चीप हुआ करते थे, अफोर्डेबल हुआ करते थे, ताकि जो बड़े जो मास है उसको, जो बड़े बड़े मास क्या हो गया, बहुत लॉट्स ऑफ पीपल, ठीक है, मास क्या हो गया, लॉट ऑफ पीपल, तो बहुत सारे लोग जो हैं, जो मासेस हैं, वो इस पेपरबैक एडिशन को खरीद सके हो, क्योंकि वो अफोर्डेबल होता है, चीप होता है, और उसको पढ़ सके। लिटरेसी रेट वाज इंक्रीज्ड इन लेबर क्लास, लेबर क्लास में हम देखते हैं कि लिटरेसी रेट अच्छी हुई थी, लोग पढ़ने लिखने लगे थे। इट हेल्प्स टू सेंड मैसेज ऑफ नेशनलिज्म टू मासेस, और एक और चीज हमने देखी है, नेशनलिज्म इन इंडिया जो चैप्टर है उसमें देखी है हमने कि भाई जब ये जो लोगों को इकट्ठा करने का जो काम हुआ था ना, दैट वाज बिकॉज ऑफ प्रेस। एक प्रेस जो था, प्रिंटिंग प्रेस था, जो बुक्स था, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, क्योंकि लोगों को बोला था, उस बुक्स की मदद से लोगों को समझ में आया था कि यार हमारे लोगों ने, हमारे देश में कितने सारे जवानों की, कितने यंग लोगों की, कितने सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी है अपनी भारत माता के लिए, और हमें फ्रीडम चाहिए, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल बताया पूरे लोगों का, सबका, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी उनके बारे में था, और फोकलोर्स थे उसमें, फोक टेल्स थे कि हम सब एक हैं। तो ये सब भी चीजें आई थी प्रेस के थ्रू, ठीक है। तो नेशनलिज्म का मैसेज जो है, इसकी प्रिंट की मदद से, इस बुक्स की मदद से नेशनलिज्म का मैसेज लोगों तक पहुंचा, मासेस तक पहुंचा। From the late 19th century, issues of caste discrimination began to be written about in many printed tracts and essays. तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में भी किताब आने लगी थी, तो लोगों की सोच जो है थोड़ी कहीं ना कहीं चेंज हो रही थी। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो होता था लोगों के साथ, उनके बारे में लिखा जाता था, तो ताकि लोग अवेयर रहें कि अच्छा ऐसी भी चीजें होती हैं। Jyotiba Phule in 1871 wrote about the injustice of the caste system in his book Gulamgiri. ज्योतिबा फूले की एक बुक है गुलामगिरी, 1871 में उन्होंने लिखा कि कास्ट सिस्टम में कितना गलत किया जाता है, इनजस्टिस किया जाता है। काशी बाबा, अ कानपुर मिल वर्कर, रोट एंड पब्लिश छोटे और बड़े का सवाल इन 1938 टू शो द लिंक्स बिटवीन कास्ट एंड कास्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये सारे वर्क्स हैं जो कि कास्ट और कास्ट में क्या एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, लोग कितना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उन सबको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इन्होंने भी डिस्क्राइब किया है छोटे और बड़े का सवाल है 1938 इन्होंने अपनी बुक में डिस्क्राइब किया है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है भाई, हाउ डिड प्रिंटिंग वर्क टू कनेक्ट कम्युनिटीज एंड पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। कैसे प्रिंटिंग जो है कम्युनिटीज को कनेक्ट करती है ना, और लोगों को कनेक्ट करती है, कम्युनिटीज और लोगों को कनेक्ट करती है जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में रहते हैं। तो कैसे ये प्रिंट कनेक्ट करता है लोगों को, तो भाई कैसे क्या कनेक्ट किया उन्होंने, तो एक न्यू प्लेटफॉर्म, देखो बुक्स की मदद से, प्रिंटिंग की मदद से एक उनको प्लेटफॉर्म मिला कि वो बुक में अपना आइडिया दे सकते, तो एक नया प्लेटफॉर्म मिला
टू एक्सप्रेस द आइडियाज, ठीक है। इट इज द चीपेस्ट एंड मोस्ट सिंपलेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत चीपली आप बहुत इजीली आप अपने आइडिया को कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। इट ब्रॉट अबाउट प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन मासेस, जो लोगों की एक्चुअल मासेस की जो प्रॉब्लम है इंडिया के लोगों की, वो बुक्स में लिख के आई, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ रिलीजियस बुक्स वर बीइंग ट्रांसमिटेड टू इंडियन मासेस, और बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ बहुत रिलीजियस बुक्स जो हैं उनको लोगों तक पहुंचाया गया। तो कैसे चेंज हुआ, कैसे कम्युनिकेट हुआ, नया प्लेटफॉर्म आया, ठीक है। तो लोग अपने आइडियाज दे रहे हैं, अब किसी बुक में आइडिया दे रहे हैं तो एक बुक वही कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंच रही है, तो एक कनेक्ट हो रहा है ना कि कश्मीर वाले की बुक कन्याकुमारी वाला पढ़ रहा है, कन्याकुमारी वाले की बुक कश्मीर वाला पढ़ रहा है, तो आइडिया ऑफ एक्सचेंज हो रहा है इजिली। मतलब बुक्स की मदद से, प्रिंटिंग की मदद से हम इजिली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, चीप वे में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, मतलब चीपली आपको ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ रहा है, और लार्ज अमाउंट ऑफ मासेस तक लोगों तक मैसेज पहुंच रहा है, ठीक है। तो इसकी मदद से प्रिंटिंग की, ऐसे प्रिंटिंग की मदद से जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में जो लोग रहते हैं वो आपस में कनेक्ट हुए, ठीक है। अब भाई देखेंगे हम द रोल ऑफ प्रिंट कल्चर इन एनकरेजिंग द रोल ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, कैसे प्रिंट कल्चर नेशनलिज्म इन इंडिया लेके आया, ठीक है। डिस्पाइट रिप्रेशन नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर वर रीचिंग एवरी नोक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री, जो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स थे, जो हमारे देशभक्त थे, जो हमारे देश के लिए लड़ रहे थे, वो लोग, उन लोगों ने जो अपने नेशनल कहते हैं न्यूज़पेपर्स निकाले थे, वो हर कॉर्नर ऑफ कंट्री तक पहुंच रहे थे। भले उनको रिप्रेस किया जा रहा था, उनको दबाया जाता, पर फिर भी वो हर कॉर्नर्स तक पहुंच रहे थे। दे ब्रॉट द लाइट द मिस रूल ऑफ द ब्रिटिश, वो उन्होंने दिखाया कि भाई ब्रिटिश कितना गंदा रूल कर रहे हैं, ब्रिटिश हमें लूट रहे हैं, ब्रिटिश हमारे साथ बहुत गलत कर रहे हैं, उन्होंने ये शो किया। रिवॉल्यूशनरी बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड द न्यूज़पेपर नेम्ड केसरी, बाल गंगाधर तिलक जी का बहुत फेमस न्यूज़पेपर है, दैट इज केसरी, इन्होंने स्टार्ट किया था, एक रिवॉल्यूशनरी भाई थे ये, तो उन्होंने स्टार्ट किया था ये न्यूज़पेपर, जिससे लोगों को, जिससे पढ़ के नेशनलिज्म की भावना बढ़े। बाल गंगाधर तिलक was imprisoned in 1908 which led to the widespread protest all over the India। 1908 में बाल गंगाधर तिलक जी को जेल में डाल दिया था, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट भी हुआ था ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि ही वाज वेरी फेमस, ओके। अब भाई वर्नाकुलर एक्ट पास हुआ था, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इंडिया में। तो क्यों पास हुआ था, तो as vernacular newspaper became more assertive, the colonial government sought to crush it। vernacular अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, हमारी लैंग्वेज में न्यूज़पेपर्स निकल रहे हैं, हमारी लैंग्वेज में जर्नल्स निकल रहे हैं, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये तो लग रहा था कि भाई लैंग्वेज में पेपर आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक है, क्योंकि लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं उसको, लोगों के मन में जागरूकता हो रही है, लोग हमारे खिलाफ गलत सोच रहे हैं, ये सब, ठीक है। तो जैसे वर्नाकुलर न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा लोग अपनाने लगे थे, बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं, इसको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, ब्रिटिश सरकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि इसको क्यों ना क्रश कर दिया जाए, इसको बंद कर दिया जाए, तो इसलिए इस एक्ट को पास किया गया 1878 में, ये एक्ट पास किया गया। फ्रॉम नाउ ऑन, अब क्या अब इस एक्ट से क्या होता, तो इस एक्ट से क्या कर रही थी गवर्नमेंट कैन ट्रैक द वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स, वो भैया इनको ट्रैक कर रही थी, ठीक है, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स को गवर्नमेंट ट्रैक कर सकती थी, ओके। स्टेप्स टेकन बाय द ब्रिटिश टू कर्ब द फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया, क्या क्या स्टेप्स लिए गए भाई, ब्रिटिश ने क्या क्या स्टेप्स लिए कि जो फ्रीडम, जो इंडिया कहते हैं ना फ्रीडम ऑफ प्रेस है, कि आप कुछ भी आप छाप सकते हो, तो उसको कर्ब करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस को खत्म करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिए। तो 1857 के रिवोल्ट के बाद एनरेज्ड इंग्लिशमैन डिमांडेड अ क्लैम्प डाउन ऑन द नेटिव प्रेस, जो प्रेस है उन्होंने बोला कि प्रेस को कम किया जाए, बंद किया जाए भाई। 1857 के रिवोल्ट के बाद भाई लोगों को, ब्रिटिशर्स को पता तो चल गया था कि भाई भड़की हुई है जनता, और अगर ये प्रेस ऐसी चलती रही है ना, प्रेस पे लगाम नहीं लगाई, तो लोग और भड़क जाएंगे, लोग हमारे बारे में बहुत ज्यादा, उनको सच्चाई पता चल जाएगी, और डर गए थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको धीरे धीरे क्लैम्प किया जाए, कर्ब किया जाए। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 वाज पास्ड, ठीक है, ये एक्ट पास किया गया। इट प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट विद एक्सटेंसिव राइट टू सेंसर रिपोर्ट्स इन द वर्नाकुलर प्रेस।
सेंसर करने लगे थे, मतलब कि क्या छापा जाएगा क्या नहीं छापा जाएगा, तो उसको सेंसरशिप लगाने लगे थे कि भाई कहीं उनके अगेंस्ट कुछ छप तो नहीं रहा है ना, तो सेंसरशिप उन्होंने काइंड ऑफ लगा दी थी, ठीक है, सेंसर कर दिया था। गवर्नमेंट केप्ट रेगुलर ट्रैक ऑफ द वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स, ट्रैक रखते थे वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स का, गवर्नमेंट कहते हैं ना कंटिन्यूसली ट्रैक रखती थी, कहीं कुछ गलत तो नहीं छाप रहे हैं, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं छाप रहे हैं, तो उनको निगरानी उन पर रखी जा रही थी। When a report was judged as seditious, newspaper was warned, and if the warning was ignored, the press was liable to be seized and the printing machinery confiscated. तो अगर ऐसी कोई रिपोर्ट, मतलब ऐसा बोल दिया था कि रिपोर्ट बनाई जाएगी, उनको कंटिन्यूसली उन पर निगरानी रखी जा रही थी, उनको ट्रैक किया जा रहा था, तो अगर कोई ऐसा कोई रिपोर्ट आता है कि भाई कुछ गलत लिखा जा रहा है ना, या कुछ न्यूज़पेपर में नहीं लिखा जाना चाहिए, सेंसरशिप के अगेंस्ट कुछ लिखा जा रहा है, तो भाई उस न्यूज़पेपर वाले को वार्न किया जाता था, ठीक है, उसको वार्न किया जाता था न्यूज़पेपर वाले को कि भाई ऐसा कुछ मत लिखो नहीं तो पिटाई लगा दी जाएगी, और वार्न किया जाता था। और अगर वार्निंग इग्नोर की जाती थी, अगर भाई न्यूज़पेपर वाले ने वार्निंग इग्नोर की और वैसी चीज़ें छापता रहा और जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को पसंद नहीं आई, तो क्या करते थे, प्रेस को वो सीज भी कर सकते थे, प्रेस को वो बंद भी कर सकते थे, और मशीन जो थी, प्रिंटिंग प्रेस वाली जो मशीन थी, उसको वो हड़प भी सकते थे, उसको वो अपने पास रख भी सकते थे। तो ऐसी चीजें आ गई थी कि अगर आप हमारे खिलाफ कुछ लिखोगे, तो अगर हमें रिपोर्ट आ गई ऐसी कुछ, तो ये हम आपको वार्न करेंगे, और अगर आपने वार्निंग नहीं मानी तो हम आपकी प्रिंटिंग प्रेस को बंद भी कर सकते हैं और आपकी मशीन्स को हड़प सकते हैं। तो दिस वॉज द होल चैप्टर, इजी पीजी सा चैप्टर था, हमने इसको कर लिया है फिनिश, ठीक है। तो इस लेक्चर के या किसी भी लेक्चर के आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं तो वो आप हमारे स्कोर प्लस ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय बच्चों।